हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे रे ऑप्टिक्स के लेक्चर को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे, अब उसी लेक्चर को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। न्यू टॉपिक इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, जैसा कि इसके बारे में क्लास 10th में थोड़ा थोड़ा तो हिंट दिया गया होगा, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल होता है when light moves from denser to rarer, when light moves from denser to rarer medium, it deflects डेंसर से जब रेयरर जाता है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इट डिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होता है? डेंसर से इसमें रेयरर में जाता है। याद रखिए, रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर, या एंगल एट विच, याद रखिए इसमें क्या होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो। तो आप ऐसे भी याद रखिए क्रिटिकल कहेंगे an angle at which angle of incidence, आइए देख रहे थे, the angle of incidence at which refractive angle is 90 degree. The angle of incidence at which refractive angle is 90 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं या तो 90 डिग्री या राइट एंगल। The angle of incidence at which refractive angle is 90, then this angle of incidence is called critical angle। अब ध्यान से देखिए, इस बात को हम समझेंगे कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंपल सा बात है, वो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होना चाहिए, यानी रिफ्रैक्शन होगा, दो मीडियम के बीच में हमेशा रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्टिव एंगल
का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो वो पार्टिकुलर एंगल को हम क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब ध्यान से देखते हैं कि हम कहे हैं कि ये जो है डेंसर से रेयरर में होता है। ध्यान से देखिए, एक मीडियम है डेंसर, नीचे समझिए ये ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ये आपका एयर है। अब क्या होगा, ग्लास से जाएगा एयर में, क्या हम कहे हैं डेंसर से जाएगा रेयरर में। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अब ध्यान से देखिए डेंसर से गया, अब उसका रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होना चाहिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच refractive angle is 90 degree, then this particular angle is called critical angle. अब ध्यान से देखिए, यहां से लाइट गया, अब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां रिफ्रैक्शन होगा, और क्या है रिफ्रैक्शन, अगर वो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इसको सपोज दैट हम समझते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल, जब भी हम कमेंट कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल पे, तो उसका किस चीज पे करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नहीं करते, हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे हम करते हैं। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इट्स इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहीं पे, मतलब वो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 90 हो। किसके लिए हम बात करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसका वैल्यू क्या होना है, वो सारे एंगल ऐसे होंगे जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो। क्योंकि वो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो तभी TIR पॉसिबल हो सकता है। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या बात कर रहे थे कि यहां से लाइट चला, किधर से, ये आपका डेंसर है, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, ग्लास से चला। अब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि दो मीडियम के बीच में रिफ्रैक्ट होगा लाइट, अलग अलग मीडियम से हम कल बताए थे रिफ्रैक्शन होता है, और ये जो रिफ्रैक्शन है इसका वैल्यू, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री। यानी कि यहां जाने के बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल बनाए किसके साथ, नॉर्मल के साथ, वो 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है, दिख रहा है उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल है। अब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा तो ये कुछ ये आएगा, यानी कि लाइट जो है जस्ट ग्रेजिंग, इसको कहते हैं जस्ट ग्रेजिंग, ये बस इसको टच करते हुए बाहर निकल जाएगा, ये आपका है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये यहां पे रहा तो ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ ये 90 डिग्री बना पाएगा। तो ये हुआ कि लाइट इधर से आया, ग्लास से आया, और ग्लास के ये जस्ट ग्रेजिंग, जस्ट ग्रेजिंग का मतलब है कि इसको बस छूते हुए वापस निकल गया, यानी लाइट कुछ इस टाइप इधर से आया और जस्ट ग्रेजिंग सिचुएशन में होगा। तो ये आपका होगा जो एंगल होगा, ये इंसिडेंस जो एंगल है, ये इतना बड़ा जो एंगल आया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पहले से ही डिसाइड है कि वो 90 डिग्री होगा। ये तो आप याद रखिए, जब क्रिटिकल की बात हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आपका कमेंट कर दीजिए। और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी वो सारे एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, वो सारे एंगल जिस पे रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो सारे एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है आपका क्रिटिकल है। वैसे एक ही एंगल होगा, इससे ज़्यादा आप कीजिएगा तो या तो क्या हो जाएगा, जस्ट ग्रेजिंग नहीं होगा, और इससे अगर आई का वैल्यू से ज़्यादा कीजिएगा, यानी इससे थोड़ा सा, अगर ध्यान से देखिए, अगर इससे अगर थोड़ा सा हम बड़ा रखें, यानी लाइट यहाँ से आए, थोड़ा सा बड़ा रखें, ये आपका ये आई से आई डैश हो जाए, तो जब आई डैश हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट ग्रेजिंग सिचुएशन नहीं होगा, ये थोड़ा इस टाइप से रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा TIR, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट्स इनटू सेम मीडियम, सेम मीडियम, मतलब फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। मतलब क्या है, जब TIR कब होता है, जब क्रिटिकल एंगल से एंगल हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, तो ये क्या होता है, क्रिटिकल एंगल में जस्ट ग्रेजिंग वाला सिचुएशन होता है, और उससे अगर थोड़ा सा भी बड़ा करते हैं तो ये इधर नहीं जाने के बजाय ये रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है इनटू सेम मीडियम। उसी मीडियम में लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता इसमें, रिफ्रैक्शन नहीं होता इसमें, रिफ्लेक्ट हो जाता है, मैंने वापस से उसी मीडियम में आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, आई डैश जो है यहाँ पे, ध्यान से लिखिए, ये आई डैश है, आई डैश इज ग्रेटर देन आई, मतलब जब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से जब एंगल हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, थोड़ा सा उससे बड़ा रखें तो ये इसी मीडियम में आ जाता है, और इसी फेनोमेना को हम नाम क्या देते हैं, TIR। TIR कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, कब होता है, TIR happens when angle of incidence is greater than critical angle, then TIR happens, total internal reflection। TIR किस में होता है, TIR आपका डायमंड में होता है, TIR क्या होता है उसमें, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके वजह से वो क्या होता है, साइन करता है। साइनिंग जो टेंडेंसी है डायमंड के अंदर, वो किस चीज के वजह से होता है, तो TIR। तो TIR कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन जब when angle of incidence is greater than critical angle, तो ये आपका एक नया पॉइंट बना, क्या, when angle of incidence is greater than critical angle, then TIR happens, तब TIR होता है। और TIR का मतलब क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। तो ये हुआ, ये किसमें होता है, जब डायमंड जो साइनिंग करता है उसमें क्या होता है, TIR। तो TIR कब होता है, तो हम बताए हैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट ग्रेटर, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, जस्ट ग्रेटर, मतलब उससे थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हुआ तो TIR हो जाएगा। यानी व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन TIR हैपेंस। अब TIR किस में होता है, डायमंड। क्यों, क्योंकि डायमंड का जो, आप जैसा कि म्यू का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखिए तो डायमंड का कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, नहीं 2.5 के आसपास होता है, ये इसका वैल्यू होता है। तो इसके अंदर TIR होता है,
इसी TIR के वजह से लाइट जो होता है वो उससे क्या बाहर नहीं निकल पाता है। उसका क्या होता है, इस टाइप से अगर शेप बना दीजिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ से टकराते हुए यहाँ से वापस से उसी में रह जाता है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, साइन करता है। और इस डायमंड को इस शेप दिया जाता है ताकि लाइट जो है इसी में घूमता रह जाए, और जिसके वजह से ये क्या करता है, साइन करता है। यानी TIR डायमंड में क्यों होता है, क्योंकि इसका जो है म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। म्यू इज मैक्सिमम फॉर डायमंड। लाइट का टोटल इंटरनल क्या होता है, रिफ्लेक्शन होते रहता है, इस टाइप से रिफ्लेक्ट होते रहता है, और इसके वजह से इसमें लाइट जो है बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही ये मूव करते रहता है। सो डायमंड इज शाइनिंग फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये देख रहे थे क्रिटिकल एंगल, उसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच the angle of incidence at which the angle of reflection is 90 degree, then this angle is called critical angle। अब ध्यान से देखते हैं, ये हमेशा क्या होता है, डेंसर से रेयरर में जाता है। तो एक बार ध्यान से देखते हैं, यहां से एंगल गया, लाइट ऐसा गया। अब ध्यान से देखिए, इस पे नॉर्मल डालेंगे हम, ये आपका हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब ये हुआ इतना, ये एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, यानी उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 होने के लिए इस लाइट को नॉर्मल के साथ 90 एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंसिडेंस आई है और रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, मतलब रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नॉर्मल के साथ कब बनेगा, लाइट इधर गया तो इधर तो नहीं आ सकता है, लाइट इधर गया तो इधर तो वापस नहीं आ सकता, या तो इधर ही जाएगा कहीं ना कहीं। सिंपल सा बात है। ये तो एंगल 90 नॉर्मल के साथ दो बना सकता है, एक ये बना रहा है और एक ये बना रहा है। तो ये तो नहीं बनाएगा कि लाइट इधर जा रहा है इधर वापस आ गया, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, तो जाएगा इधर ही, यानी कि ये लाइट कुछ ये रास्ता को फॉलो करेगा। द पाथ ऑफ लाइट इज जस्ट ग्रेजिंग। ये अगर हम इस पॉइंट, इसको हम समझ लें कि ये ग्लास है, क्योंकि ग्लास डेंसर होता है एयर से। तो ध्यान से अगर हम समझ पाए, ये अगर ग्लास है तो ग्लास से जब एयर में जा रहा है तो ये ग्लास कि इस पॉइंट से होके गुजरेगा। तो ये आपका हो गया क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है नॉर्मल के साथ। अब ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री बन गया। तो क्या हम बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ क्या है, 90 थी। यानी कि इस क्रिटिकल में हम क्या देखते हैं हमेशा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री बना, मतलब ये इसी को कहते हैं जस्ट ग्रेजिंग। जस्ट ग्रेजिंग इसको कहते हैं, मतलब इसको क्या टच करते हुए जा रहा है, इस लाइन को टच करते हुए जाता है, इसी कहते हैं क्या, इस एंगल को। यानी कि कौन सा एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको। तो यानी कि ये तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो फिक्स है
कि वो जब क्रिटिकल एंगल है तो क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा 90 होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि ये जो आया है साइन आई जो है यही आपका हो गया क्या, साइन आई नहीं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो एंगल है आई, ये कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 60 जो भी हो। लेट्स दिस इज आई, इसी कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अब ध्यान से देखिए, ये जस्ट ग्रेजिंग का मतलब है कि इसको जस्ट टच करते हुए जा रहा है। सो हम क्या सीखे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो इसमें फिक्स है, जब क्रिटिकल एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि इसके साथ नॉर्मल के साथ आप 90 डिग्री बना लो, ये तो फिक्स है। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। अब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे इस पॉइंट पे। इसको अगर कुछ भी नाम दे, दैट ओ। अब इस पॉइंट पे हमको क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट्स दिस इज μ1, इसका म्यू रखिए, एयर का तो 1 ही होता है। जनरलाइज केस लेते हैं, इसको μ2 ले लेते हैं, इसको μ1 ले लेते हैं, लास्ट में हम 1 पुट कर देंगे। अब क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहें ये बहुत ही कमाल का लॉ है, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब ध्यान से देखते हैं, ओ पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते थे, जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो और साइन के साथ एंगल देखो। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। साइन के साथ एंगल क्या बनाएगा, नॉर्मल के साथ। एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनाता है, तो क्या बना रहा है, साइन आई। इसी को सी दे देते हैं, सी फॉर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंस तो है, लेकिन ये कौन सा इंसिडेंस वाला है, 90 डिग्री वाला, तो इसको हम ये कर लेते हैं। अब हम ऐसे ही देखते हैं, इस मीडियम में लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में गया। अब ध्यान से, इस मीडियम में गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स दैट इज μ1 एंड एंगल मैक्स विथ नॉर्मल दैट इज 90 डिग्री। तो यहां आ जाएगा क्या, साइन 90। अब ध्यान से देखिए, ये μ1 μ2। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, यानी साइन IC। तो क्या हो जाएगा, μ2 बाय μ1, μ1 बाय μ2 और साइन 90 तो आपको पता है साइन 90 क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन IC का वैल्यू आ गया μ2 बाय μ1 बाय μ2। अब ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन के लिए, फॉर पार्टिकुलर सिचुएशन, जब यानी कि जब ये क्या ग्लास से एयर में जाए, यानी कि μ1 क्या हो, जब एयर में जाए तो μ1 बराबर 1। तो यानी कि ये सिचुएशन है फॉर एयर के लिए। एयर के लिए अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो क्या हो जाता है, साइन IC दैट इज इक्वल, जब एयर के लिए होता तो 1 बाई क्या हो जाएगा, μ2 दैट इज म्यू। अब एक 1 हो गया तो एक को μ2 लिखिए या म्यू लिखिए, तो ये आपका आ गया फॉर पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो अब जब भी बात करें क्रिटिकल एंगल के लिए तो याद रखिएगा μ2 बाय μ1, यानी कि क्या होगा, μ1 क्या है, सेकेंड मीडियम। इसको आप ये भी समझ सकते हैं, μ2 क्या है, सेकेंड मीडियम। ये आ गया μ1 क्या है, ये तो उसी मीडियम का है, तो इसको आप किसी को भी μ1 μ2, ये आपका सेकेंड मीडियम हो गया और ये आपका हो गया फर्स्ट मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम। अब आपको इस पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर एंगल पूछे तो याद रखिएगा IC
मतलब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल आई सी दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। ये आप हमेशा याद रखेंगे। कब? जब सेकेंड मीडियम हम एयर रहे तो उसके लिए पार्टिकुलर सिचुएशन है फॉर, लिख देते हैं फॉर सेकेंड मीडियम एयर। जब सेकेंड मीडियम एयर हो तो उसके लिए हम ये सिचुएशन रखेंगे। क्या? आईसी के वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, आईसी साइन इनवर्स 1/μ। किसके लिए? जब हम बात एयर के करेंगे। ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जाता है, प्रॉब्लम में हमेशा यही यूज करेंगे। अब इतना हम तो देखेंगे ना क्रिटिकल एंगल क्या है। अब जब भी क्रिटिकल एंगल की बात करें तो याद रखिएगा सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम जिसमें हम जा रहे हैं बाद में वो आपका सेकेंड मीडियम हुआ, और जिसमें हम थे वो आपका फर्स्ट मीडियम हुआ। तो जब भी याद रखें तो याद रखें ये वाला फॉर्मूला, ये आपका जनरलाइज केस है। लेकिन जब आपको एक मीडियम एयर हो जाए तब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जब वन तो तब यहाँ देखेंगे फॉर जनरलाइज के लिए केस के लिए अगर हम ध्यान से आई सी का वैल्यू हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, म्यू 1/μ2। याद रखिएगा। तो क्या हुआ, μ1 क्या हो गया, सेकेंड मीडियम। इसको आप μ2 किसी को भी μ1 μ2 याद रख सकते हैं। तो अब जब भी हमको क्रिटिकल एंगल की बात करें तो हमेशा हमको याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होता है उसको आईसी से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स। और याद रखिएगा अब μ1 μ2 नहीं देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम म्यू क्या है, अब हो जाएगा यहां पे सेकेंड मीडियम, सेकेंड लिख दीजिए और यहां नीचे लिख देंगे म्यू। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, यानी जिस मीडियम में हम थे। तो ये अब जब भी याद रखेंगे तो हम ये अब याद रखेंगे, इसका जनरलाइज केस। और अगर एयर हो तो एयर के लिए सेकेंड मीडियम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ फॉर एयर। लेकिन अगर एयर ना रहे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, यही आपको अब याद रखना है, यही आपको प्रॉब्लम में अब यूज करना है। क्या? क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होता है क्या होता है, साइन इनवर्स 1/μ। ये अब हम आगे याद रखेंगे, प्रॉब्लम के लिए यही यूजफुल है। आइए देखते हैं अब इसके थोड़ा सा आगे। अब इसी फिगर से हम नेक्स्ट टॉपिक का शुरुआत करेंगे जो कि है आपका TIR। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब इसी से थोड़ा सा एंगल हम बढ़ा देंगे, यानी थोड़ा सा एंगल जस्ट ग्रेटर देन, यानी एंगल ज्यादा भी हम बढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ये आई है, इससे थोड़ा सा एंगल हम बढ़ाएं, ये आपका हो जाएगा आई। इसको डैश समझ लेते हैं, यानी कि एंगल क्या है, लाइट। अब यहां से हम निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, इस टाइप से जाएगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट ग्रेटर देन, लिखें द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इससे थोड़ा सा ही हम बढ़ा रखें, इसको हम क्या कहें, I1 डैश इज जस्ट ग्रेटर देन I। इससे थोड़ा सा ही हम बढ़ा रखें, जस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तब क्या होगा, तब ध्यान से देखिए, लाइट का एक नया फेनोमेना हमको देखने को मिलता है। अब क्या होगा, ये लाइट जो है रिफ्रैक्ट नहीं करके अब क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये इस टाइप से, यानी कुछ ऐसा ही, इस टाइप से बाहर।
मतलब उसी मीडियम में अब रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब रिफ्लेक्ट किया तो जितना ये एंगल उतना ये एंगल, यानी अगर ये आई डैश है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। यानी कि अब क्या हुआ, अब मुझे लाइट का एक नया फेनोमेना देखने को मिला। वो क्या है, उसी फेनोमेना का नाम हम देते हैं TIR। इट्स हैपेंस TIR, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम क्या किए, बस जस्ट ग्रेटर देन, इसीलिए हम लिखे हैं जस्ट ग्रेटर देन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्रिटिकल एंगल से जस्ट हम एंगल को थोड़ा बड़ा रखते हैं तो क्या होता है, लाइट जो है रिफ्रैक्ट नहीं करता है। अब लाइट का एक नया फेनोमेना हमको देखने को मिला कि लाइट जो है रिफ्रैक्ट करके दूसरे मीडियम में नहीं जाता। अब क्या हुआ, अब सिचुएशन ये आया कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करके लास्ट में रिफ्लेक्ट कर गया, और वो भी सेम मीडियम में, रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम। तो इस फेनोमेना को हम नाम, लाइट के इस फेनोमेना का नाम हम देते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखते हैं कि अब जो है उसी को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ेंगे हम। when light moves from denser to rarer, when light moves from denser to rarer, it रिफ्लेक्ट नहीं, अब होगा रिफ्लेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स into same medium, when light moves from denser to rarer, it reflect, अब रिफ्रैक्ट नहीं, अब रिफ्लेक्ट into the same medium। The angle of incidence is just greater than, the angle of incidence is just greater than angle of critical angle, just greater than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो थोड़ा सा जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। The angle of incidence is just greater than the critical angle, then TIR happens। तब क्या होता है, TIR होता है कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट ग्रेटर, इस बात पे फोकस कीजिए, जस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जब एंगल बड़ा हो, किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तब जो होता है वही होता है आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि हम अभी देखे थे, ये आपका डेंसर है, डेंसर से इस बार जाएगा, तो इस बार जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो ये क्या होगा,
अब ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सो इट रिफ्लेक्ट्स, ये ध्यान से देखिए, ये अगर आप आईसी रखे हैं तो आईसी की में क्या होता है, जस्ट ग्रेडिंग वाला सिचुएशन होता है, जस्ट ग्रेजिंग। लेकिन जब इससे हम एंगल बड़ा रखते हैं, सो एंगल इज जस्ट ग्रेटर, ये देखिए थोड़ा सा एंगल बड़ा हो गया। ये आपको अगर आईसी बोलते हैं तो इसको आईडेस सी बोल देते हैं, आईडेस सी इज जस्ट ग्रेटर देन, तब क्या होगा, अब यहां पे आया, ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट करेंगे। ये अगर इतना दूर आईसी तो ये भी हो जाएगा आईडेस सी। तो क्या होगा, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, याद रखिएगा जब होगा तब डेंसर से रेयर, इट रिफ्लेक्ट, अब रिफ्रेक्ट नहीं कर रहा, अब ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो भी किसमें, सेम मीडियम में, मतलब इस मीडियम में गया, इसी मीडियम में वापस आ गया। तो लाइट जो है इस टाइप से, तो ये फेनोमेना, द फेनोमेना ऑफ लाइट, दिस फेनोमेना ऑफ लाइट, ये लाइट के इस फेनोमेना कहते हैं क्रिटिकल एंगल, या आप ये भी लिख सकते हैं TIR हैपेंस दिस फेनोमेना of light, this phenomena of light is called लाइट के इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, TIR, लाइट के इस फेनोमेना को हम क्या देते हैं नाम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जैसा कि हम हर बार की तरह हम यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। अब जब इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो TIR का कंडीशन देखते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब जैसा कि इस पॉइंट पे अगर हम लगाएं तो सेम मीडियम है, तो इसमें ध्यान से देखिए, तो ये जो होगा हमेशा याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल, या इक्वल टू भी होना चाहिए, इक्वल टू भी आप ले सकते हैं, वैसे हमेशा उससे ज्यादा होना चाहिए, इक्वल टू का साइन आप हटा दीजिए, जस्ट ग्रेटर देन, यानी कि अब जब भी TIR की बात हो तो याद रखिएगा I इज ग्रेटर देन सी क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल, ये आपका है क्रिटिकल एंगल। आई क्या है, एंगल ऑफ, ये आप है इससे थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट ग्रेटर देन, इसको बस ये समझिए जस्ट ग्रेटर, उससे थोड़ा सा, अगर इसका ध्यान से देखिए कि अगर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू अगर 45 है, लेट्स दिस इज 45, तो 45 डिग्री अगर सी का वैल्यू है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, 46 से ज्यादा। यानी अगर किसी का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 45 डिग्री है, तो अगर हमको उसका TIR हमको करना है, तो TIR के लिए 46 से चलेगा। यानी कि याद रखिएगा TIR हर जगह यूज करेंगे, ये एक कंसेप्ट है, ये अब तो फेनोमेना है लाइट का, लेकिन अब इस चैप्टर में हम इसको एज ए कंसेप्ट यूज करेंगे। तो जब भी कंसेप्ट यूज करेंगे TIR हैपेंस तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज जस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो आप ये याद रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। उसके लिए हम आगे, अब इसमें स्नेल्स लॉ भी आप लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ के लिए हम अगर लाए थे एंगल, तो वहां से आया था साइन IC का वैल्यू हम लाए थे, यहां से यहां लिख देते हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल का वैल्यू आया था साइन
इनवर्स सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम, यानी म्यू2 बाय म्यू1। यहां पे हम म्यू2 क्या कर रहे हैं, सेकेंड मीडियम। आप ये भी याद रखिएगा, वहां हम म्यू1 बाय म्यू2 लिखे थे, आप ये याद रखिए। लेकिन वहां म्यू1 जो था वो क्या था, सेकेंड मीडियम था। जब भी आप याद रखें क्रिटिकल एंगल के लिए, तो आईसी का वैल्यू क्या आया था, साइन इनवर्स म्यू2 बाय म्यू1, म्यू2 बाय म्यू1। अब म्यू2 क्या है यहाँ पे, म्यू2 आपका है सेकेंड मीडियम, ये आपका आ गया फर्स्ट मीडियम। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से आपको क्लियर दिख रहा है सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम हो गया, ये आपका आ गया मीडियम। अब ध्यान से देखिए, इससे थोड़ा सा ही ज्यादा है, यानी कि इससे वैल्यू ज्यादा हो, 4 TIR। जब आपको TIR करवाना हो तो उसका वैल्यू जो है, अब ध्यान से देखिए, TIR के लिए 2 मीडियम का तो जरूरत है नहीं, उसमें तो 2 मीडियम का जरूरत होता था, इसमें एक ही मीडियम है। तो सिंपल सा बात है, अगर वैसे भी ये रूल तो तब, स्नेल्स लॉ तो तब लगता है जब मीडियम चेंज करता है, इसमें तो मीडियम ही चेंज नहीं कर रहा है, तो स्नेल्स लॉ तो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। तो जो पिछला वाला है, तो इसमें हम क्या याद रखेंगे, एज ए कंसेप्ट हम यूज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सो आई होप ये क्लियर हो गया हो। इसमें देखिए, स्नेल्स लॉ तो हम बताए थे, स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द मीडियम इज चेंज, मीडियम जब चेंज कर रहा हो तभी ये एप्लीकेबल है। तो TIR देख लिए, ये बहुत सारा सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे लूमिंग इफेक्ट है TIR का। TIR का एक इफेक्ट हम अभी बताए थे कि इस टाइप से अगर डायमंड का शेप हो, किस टाइप से शेप, इस टाइप का शेप हो, तो क्या होता है, लाइट इसमें क्या होता है, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से मूव करते रहता है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है, साइन करता है। जो डायमंड का होता है ना, कि डायमंड का इज द हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसका जो म्यू का वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा होता है। म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो म्यू चल रहा है अभी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से ये इसमें क्या होता है, लाइट जो है, क्यों ये मतलब साइन टेंडेंसी ये रिफ्लेक्ट करते रहता है, ये वाला ध्यान से देखिए, लाइट इसमें बाहर ही नहीं निकल पाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है म्यू का वैल्यू मैक्सिमम होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट इन द सेंस कि इसका म्यू का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है। तो म्यू के ज्यादा होने की वजह से इसमें जो है लाइट जो होता है, लाइट का टेंडेंसी है, ये हमेशा हर जगह पे जाके ये इस टाइप से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। याद रखिएगा, TIR यहां भी होता है। बाकी एक इफेक्ट है लूमिंग, बहुत सारा इफेक्ट है, एक लूमिंग इफेक्ट है। तो अगर TIR का आपको अगर यूज पूछे, तो एक तो डायमंड का है, दूसरा लूमिंग इफेक्ट है। बहुत को जैसे डेजर्ट में लगता है कि पानी यहाँ पे है, लेकिन पानी वहां नहीं होने की वजह से उसका कहीं दूसरे जगह होता है, तो ये सब लूमिंग इफेक्ट है, वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो बोर्ड में कई बार पूछ भी चुका है और आई होप इस बार भी पूछ दे, तो उसको हम देखते हैं। आइए देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब हम देखते हैं, इसी में हेडिंग देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसका जो डेरिवेशन जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका जो फॉर्मूला है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। एक फॉर्मूला है जिसको प्रूव करना है। स्फेरिकल
सरफेस के थ्रू हमको क्या करना है, रिफ्रैक्शन करवाना है। तो फॉर्मूला ये है μ2/v माइनस μ1/u दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। अब ध्यान से देखिए, इसको हमको प्रूफ करना है। ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी बहुत बार पूछेगा, तो इसको हम एक बार देख ही लें। इसका कुछ फिगर ये है, ध्यान से देखिए। ओ पॉइंट पे एक इमेज रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो ओ पॉइंट पे है, ओ पॉइंट पे है, और यहां से लाइट जो है इस पे आएगा। ये लाइट निकला, समझिए कि इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा, दैट इज सी सेंटर है। ये लाइट यहां से निकला और ये आपका है स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, इसका मीडियम याद रखिए, ये अगर आपका μ1 है तो ये आपका μ2 होगा। दो मीडियम है, ये कुछ इस तरीके से है, इस पे लाइट पड़ा। अब ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्शन होगा। एक स्फेरिकल सरफेस है, इससे रिफ्रैक्शन होता है, और इसका ये डिस्टेंस समझिए कि ये जो है रेडियस, ये आपका रेडियस है जो कि आपका कैपिटल आर है। आपको निकालना है कि इसका जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा। समझिए कि ये कुछ ऐसा, इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल डालते हैं, इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल जो होता है सेंटर से जो होता है हमेशा नॉर्मल होता है। इस बात को याद रखिएगा, सेंटर से जाने वाले लाइन हमेशा उस पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट होता है, तो ये हमेशा यहाँ पे नॉर्मल बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज कैपिटल एम, दिस पॉइंट इज पी, और इसका इमेज कहीं आई डिस्टेंस पे बना है। इसका जो इमेज है वो कहीं आई डिस्टेंस पे बना है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो, उसको हम u से डिनोट किए हैं, और जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम v से डिनोट किए हैं। ये हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना i, ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, इसी का नाम हम देते हैं दैट इज v। इमेज जो बनता है उसको कहते हैं कैपिटल V, याद रखिएगा। और ये जो इमेज है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं दैट इज u। तो आपका ये है, आपको क्या निकालना है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है आई डिस्टेंस पे, इमेज जो बन रहा है, अब इसमें हमको प्रूफ करना है कि इसका जो वैल्यू आएगा, μ1 क्या है, μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो लेट बी
let be a spherical surface, let be a spherical surface, let be a spherical surface, let be a spherical surface। ये तो आपको दिख रहा है कि एक स्फेरिकल सरफेस का क्या एक पार्ट है। इसमें हम क्या क्या लिए हैं ये हम आपको बता देते हैं। म्यू क्या है, म्यू1 क्या है। लेट बी एन ऑब्जेक्ट which is u distance from point P, which is at distance कितना डिस्टेंस पे है, म्यू डिस्टेंस पे। अब ध्यान से देखते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी म्यू1 एंड म्यू2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू1 एंड म्यू2। एंड radius of a spherical surface is capital R। formed image at v distance, capital V distance from इसको कहते हैं पोल। इस पॉइंट को आप ओरिजिन भी समझ सकते हैं, एज ए ओरिजिन की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। लास्ट में हम ये देखेंगे पी एम के। इसमें एक एजम्पशन लेते हैं जो कि हम लोग पहले भी 10th क्लास में जो रहते थे तो उसमें भी एजम्पशन लेते थे। पी जो है ये एम के बहुत ही क्लोज है, ये हम इसमें भी लेंगे। अब ध्यान से देखिए तो इसमें क्या है, v इज डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस। बस कहाँ से ले रहे हैं तो ये तो कंसीडर है कि ये हमेशा डिस्टेंस हमेशा p से ही लेते हैं, फिर भी लिख देते हैं v इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। ये कंसीडर है कि जो भी डिस्टेंस लेते हैं इस पॉइंट को हम पोल देते हैं या ओरिजिन समझ लीजिए, पॉइंट P। इसके बगल में हम लिख देते हैं ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। और एक और एजम्पशन लेते हैं, assuming P is very close to M। एक ये एजम्पशन हम लेते हैं, assuming P is very, दो बार वेरी यूज कीजिए, इट इज वेरी क्लोज टू M। अब ध्यान से देखते हैं इसमें, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब यहां से लग रहा है तो ये जो बना रहा है एंगल ये इंसिडेंस है, और यही जो है ये वाला जो एंगल है ये आपका हो जाएगा R, यही एंगल जो हो जाएगा नॉर्मल जो बना रहा है तो ये एंगल जो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट किया। मतलब समझिए कि लाइट O पॉइंट से निकला, ये इस पॉइंट पे जाके I पॉइंट पे जाके यहां से मीट किया। तो आपको क्या निकालना है, आपको
पहले हम इसमें एक स्नेल्स लॉ यूज करेंगे जो कि रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा यूज करते हैं, इसीलिए हम पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो इसमें यूज किएंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब यूज करेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे, क्योंकि जहां रिफ्रैक्शन, जहां मीडियम चेंज करता है वहीं पे इस पॉइंट को पॉइंट M, इस पॉइंट पे हम यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 लिए हैं, इसका μ2 है। अब क्लियर है आपको, एक स्फेरिकल सेल लिए हैं जो कि स्फेयर है, स्फेयर का एक पार्ट है, इसलिए इसको हम स्फेरिकल सेल लिए हैं। इसके ओ पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखें जो कि इसके पोल से हमेशा डिस्टेंस जो है इसको ओरिजिन की तरह आप ट्रीट कीजिए। ऊपर पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड, मतलब आप याद रखिए कि पी को आप एज ए ओरिजिन समझिए, पी को ओरिजिन समझिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा लगाएंगे। आप इसमें आप जो 10th क्लास में पढ़ते थे साइन कन्वेंशन, वो हम यूज नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ एक बार हम साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, इसको एज ए ओरिजिन समझिए, ओरिजिन समझिए। तो ओरिजिन का क्या होता है, अगर ओरिजिन हुआ तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, याद रखिएगा। तो यानी कि जो हाइट अगर आया, हाइट अगर ऊपर आया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। तो इसमें हम एज ए इसे ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। ये पूरा का पूरा ये रे ऑप्टिक्स चैप्टर में ही हम ऐसा ही यूज करेंगे। तो जहां भी प्रॉब्लम भी बनाना हो तो प्रॉब्लम में भी हम यूज करेंगे इसको एज ए कोऑर्डिनेट। अब साइन कन्वेंशन नहीं, जो कि क्लास 10th में हम लोग ऑब्वियसली यूज करते थे, वो हम यूज अब नहीं करेंगे, एज ए ओरिजिन की तरह ट्रीट। अब हम देखते हैं स्नेल्स लॉ से हमारा क्या आता है। ध्यान से देखिए, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं हमेशा, बताया इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन मीडियम इज चेंज्ड। अब जब मीडियम चेंज कर रहा है, ध्यान से देखिए, μ1 से μ2 हो रहा है तो मीडियम चेंज कर रहा है। तो मीडियम चेंज किस पॉइंट पे कर रहा है, तो M पे कर रहा है, तो M हम लिख दिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या बना रहा है, I। तो ध्यान से देखिए, मीडियम क्या है μ1, एंगल क्या बना रहा है साइन I, इसको हम I लिख दिए। दैट इज इक्वल टू मीडियम क्या है μ2, एंगल क्या बना रहा है R। तो ये हम आपको मिल गया, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एंगल की बात करें तो एक एंगल अगर हम ध्यान से देखें, इसको इसमें हम कुछ एंगल ले लेते हैं जिससे हमको ये, अब इसको अगर हम अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बीटा इस टाइप से हम कुछ एंगल ले लेंगे। ये जो एंगल बना रहा है इसको हम एज ए अल्फा ले लेते हैं। ये अगर अल्फा है तो ध्यान से देखिए, इसको भी अगर हम कुछ समझ लें, इसको अगर लेट्स दिस इज बीटा। अब इसमें हम थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, टेन थीटा साइन थीटा ये सब हम यूज करेंगे, और जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तक हम क्या क्या सीखे, अभी तक हम सीखे कि हमको रिफ्लेक्शन करवाना है, रिफ्रैक्शन करवाना है किससे, स्फेरिकल सेल से, और हमको प्रूफ क्या करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर ओनली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये फॉर्मूला और अगला हम एक लेंस मेकर देखेंगे, जो कि ये दोनों चैप्टर में बहुत बार यूज हम करेंगे। तो ध्यान से देखें, अब तक हम क्या सीखे, लेट बी एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रखें इस स्फेरिकल सेल के यू डिस्टेंस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो अलग अलग मीडियम है, ये मीडियम को हम μ1 लिए, इसको हम μ2 लिए, एंड इसका रेडियस क्या रखें कैपिटल R, इसको हम रेडियस रख दिए, इसका कैपिटल R, जो कि सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस है। इमेज फॉर्म्ड करेगा, इसका इमेज कहीं ना कहीं तो बनेगा ना, तो इसका इमेज जो है I पोजीशन पे बन रहा है। तो इमेज जब I पोजीशन पे बन रहा है तो हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है
और एक एजम्पशन लेते हैं, ये हमेशा हर जगह यूज करेंगे ये एजम्पशन से, तो एक बार हम पहले ही बता चुके हैं। एज्यूम दैट पी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू एम, जिससे हमको एंगल लेने में, जैसे टेन थीटा लेंगे, साइन थीटा लेंगे, तो उस एंगल के लिए हम उस समय हम एजम्पशन लेते हैं। और पहले भी जब भी हम यहाँ पे तो लेंस देख रहे हैं, यहाँ स्फेरिकल सेल देख रहे हैं, जब हम मिरर देखते थे क्लास 10th में, तो उस वहाँ भी ये एजम्पशन वैलिड था। जब भी हम लेते हैं तो ये एजम्पशन वैलिड होता है। आगे हम देख रहे हैं इसको क्या, स्नेल्स लॉ, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे, बहुत ही। अब हम इसमें ध्यान से देखते हैं, ज्योमेट्री से अब देखते हैं। आइए देखते हैं। स्नेल्स लॉ यूज हम कर दिए। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम मिटा देते हैं। देखिए स्नेल्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही हम प्रॉब्लम को इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, स्नेल्स लॉ से हमारा आया क्या, इसको हम अल्फा ले रहे हैं और इसको बीटा ले रहे हैं एज ए ऑरिजिन है। ये आपका क्या है, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सरफेस। अब ध्यान से देखिए क्या आया था, μ1 साइन आई दैट इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ये आपका आ गया था फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब देखिए स्नेल्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हम इस पोजीशन तक जाके अब पहुंचेंगे। इसको हम एज ए अल्फा लिए, इस पी को। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम एक एजम्पशन लिए थे जो कि हम पहले बता भी चुके थे, पी एन एम एज्यूमिंग P is very close to M। इसमें ध्यान से देखिए P जो है बहुत ही क्लोज है, ये एजम्पशन आपको लेके चलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए पी एम से क्लोज अगर हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखिए अगर पी एम से बहुत क्लोज हो जाएगा, ये एजम्पशन जब हम 10th में थे तब भी वही पढ़ते थे, अब भी हम वही पढ़ेंगे। जब पी एम से बहुत क्लोज हो जाएगा तो अल्फा जो है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा जो है स्मॉल हो जाएगा। जब अल्फा स्मॉल हो जाएगा तो याद रखिएगा, जब अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, जब अल्फा बहुत ही कम हो जाए, क्यों, क्योंकि पी एम से कोलैप्स कर जाएगा या कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसके वजह से अल्फा का वैल्यू घट गया। तो जब अल्फा जब घट जाता है तो याद रखिए, व्हेन अल्फा इज वेरी, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज, जब अल्फा बहुत ही छोटा हो तो साइन अल्फा लगभग बराबर हो जाता है अल्फा के। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, साइन आर भी लगभग इक्वल हो जाएगा आपका आर के। और याद रखिए इतना ही नहीं, एक तो ये है और दूसरा ये जो है 10 अल्फा के भी बराबर हो जाता है। तो ये कब, जब P M पे कोलैप्स कर जाए, यानी P और M वेरी क्लोज, जब एजम्पशन लेते हैं तब ये वैलिड है, हर जगह वैलिड नहीं होगा, जब ये हो तब। तो 10 अल्फा जो हो जाएगा अल्फा के बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका, आपस में सारे बराबर हो जाएगा, तो 10 अल्फा अल्फा के बराबर और अल्फा जो है साइन अल्फा के बराबर। ये आपका एजम्पशन नया वाला आया, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन इट्स इक्वल टू 10 अल्फा एंड इट्स ऑल्सो इक्वल टू साइन अल्फा। तो ऐसे ही हम लिख लेंगे। इस केस में बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा भी बहुत स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 बीटा और ये आपका आ जाएगा साइन बीटा। कब, जब पी एम पे कोलैप्स कर गया। बस इसी को अब हम यूज करेंगे। तो ये एजम्पशन आप हमेशा याद रखें,
कब वैलिड है? P इज वेरी क्लोज टू M, तो ये सारा वैलिड हो गया। एक बार देख लीजिए। अब इसी को हम यूज करके आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखें, इसको लिखते हैं μ1। अब ये हो जाएगा साइन अल्फा जो होगा ये बराबर हो जाएगा 10 अल्फा के, जो कि हम अभी बताए थे। अब 10 अल्फा का वैल्यू जो है, ध्यान से देखिए, आई को हम क्या लिख सकते हैं? अब एक ट्रायंगल है, आई को क्या लिखेंगे? आई को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब ये ज्योमेट्री से ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है, आई आई क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नल एंगल होगा। अब लिख देंगे फ्रॉम ज्योमेट्री, फ्रॉम, अब अगर इसका नाम देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एम, इस पॉइंट को सी दिए है ना, ओ एम सी, तो इससे अगर आप ध्यान से देखिए आई के बराबर क्या आ जाता है? इस रिजल्ट से आप एक समझ सकते हैं, ये रिजल्ट से आपको आ जाएगा आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल अपने दोनों इंटरनल एंगल के बराबर होगा। और यहां से आप ध्यान से देखिए, बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, बीटा इधर जाएगा तो अल्फा, और ध्यान से देखिए यहां से आई का वैल्यू हम क्या एक्सटेंड कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको दिख रहा है फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम सी। अब ध्यान से देखिए, बीटा को क्या लिख सकते हैं? बीटा को आप लिख सकते हैं, ये देखिए, अब कैपिटल आर में रिलेशन हमको चाहिए, तो इस ट्रायंगल से जाइए। अब हो जाएगा बीटा के लिए हम लिख सकते हैं आर, और ये एंगल जो होगा ये देखिए एक्सटर्नल एंगल है, अपने दोनों इंटरनल के सम हो जाएगा आर प्लस, इसको अगर हम, ये अल्फा है ये बीटा है, और इसको अगर हम गामा दे ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अगर आर हुआ तो ये हो जाएगा आपका गामा। अब लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, इसको क्या लिख सकते हैं? सी एम आई, क्या है? एक्सटर्नल एंगल अपने दोनों इंटरनल के सम के बराबर होता है फ्रॉम ज्योमेट्री। तो हम दो चीज सीखे। अब हम लिख सकते हैं, अब क्लियरली हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन में μ1, और इसको लिख सकते हैं अल्फा। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहां से आई इंसिडेंस बहुत है, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो आई के बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा जो है, साइन इंसिडेंस इज जस्ट इक्वल टू आई, और आई इज जस्ट इक्वल टू 10i, ये याद रखिएगा। ये इसके बराबर है, तो यहां से ये आगे, और यहां से आप लिख सकते हैं म्यू टू क्या है? साइन आर। आर को क्या लिख सकते हैं? आर को यहां से आप लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा। ये आपका इक्वेशन आ गया। आप सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट से हम लाए इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन सेकेंड से हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। अब ध्यान से देखिए, μ1 को μ1 ही रखिए। अब 10 अल्फा का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, ये बराबर किसके हो जाएगा? 10 अल्फा। 10 अल्फा अगर आप ध्यान से निकालते हैं तो इस इक्वेशन में आपका आ जाएगा 10 अल्फा, ये बाय ये, तो ये क्या आ जाएगा? पीएम बाय पीओ प्लस बीटा के लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां से आ जाएगा, बीटा के लिए आपका आ जाएगा पीएम बाय पीसी, यहां से μ2 आ जाएगा। अब यहां से 10 बीटा अगर आप निकालते हैं तो बीटा के लिए अभी क्या लिखे थे?
PM बाई PC। और यहाँ अगर गामा का बात करें, गामा, तो गामा के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हाइट PM बाई ये हो जाएगा PI ये डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, टेन थीटा हर जगह लिखते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा यहाँ से निकालें परपेंडिकुलर ये बेस ये, इसका निकालें परपेंडिकुलर ये बेस ये, इसका निकाल इतना बड़ा के परपेंडिकुलर ये बेस ये। टेन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ध्यान से देखिए हम क्या किए, टेन अल्फा यहाँ से निकालिए तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ये बेस ये, टेन बीटा परपेंडिकुलर ये बेस ये। अगर ये पूरा है इतना एंगल को अगर गामा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये बड़ा वाला और बेस इतना सारा। सिंपल सा बात है, हम लिख देते हैं टेन अल्फा का वैल्यू इधर से लिख देते हैं। टेन अल्फा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर दैट इज PM बाय बेस कितना हो जाएगा, PO। टेन बीटा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर तो सबके लिए वही हो जाएगा PM, लेकिन ये बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, PC। टेन गामा के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PM बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PI। तो ये हम टेन अल्फा बीटा गामा तीनों का हम लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं, सिंपल है, अब कुछ नहीं बचा है। PM सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। अब आपस में इसको सोल्व कर लीजिए, आपको यही रिजल्ट आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, अब सिंपल सा है, जो कॉमन है PM सब में PM है, सब में कैंसिल हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए PM सब में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 बाई PO प्लस 1 बाई PC दैट इज इक्वल टू μ2 1 बाई PC माइनस 1 बाई PI। अब सबको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। PO को क्या लिख दीजिए, U, PC को लिख दीजिए कैपिटल R, PI को लिख दीजिए। सबको अब सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा μ1। PO को क्या लिखेंगे, U, तो 1 बाई U। PC को क्या लिखेंगे, R, तो 1 बाई R। प्लस में है तो प्लस में, और क्या आ जाएगा μ2 PC को क्या लिखेंगे, कैपिटल R, 1 बाई R, तो R लिख दीजिए। PI को क्या लिखेंगे, PI हो जाएगा, यही तो है ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे इमेज जो बनेगा, इमेज बन रहा है तो PI हो जाएगा। यहाँ पे क्या काम करेगा, PI जो है V का काम करेगा। यहाँ लिखा हुआ है P से I तक का डिस्टेंस को V, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 1 बाई V। अब बस इसको आपस में अरेंज कर लीजिए, μ1। अब इसको बस अरेंज करना है, μ1 बाई U। इसको इधर ले, इसको इधर है, इधर क्या रखना है, μ2 बाई V। तो μ2 बाई V को इधर बुला लेते हैं तो क्या आ जाएगा, μ2 बाई V। ये इधर से आएगा लेफ्ट से राइट तो पॉजिटिव हो जाएगा, μ2 बाई V इधर से बुला लिए, इधर से क्या आया, μ1 बाई U यहाँ से, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाय कैपिटल R। यही तो प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, μ2 बाई V इधर जो निगेटिव में था इधर आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। यहां से आपका आ गया, यही तो प्रूफ करना था, हेंस दिस इज प्रूफ्ड। आइए तो देख रहे थे, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा,
जो कि हम बता दिए थे शुरुआत में ही, साइन कन्वेंशन, जो कि हम यूज नहीं किए। अब जो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत किस लिए आ रहा है, साइन कन्वेंशन, जो कि हम पहले ही बता दिए। इसको ऑरिजिन रखिए, तो इधर वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और इधर वाला सारा डिस्टेंस निगेटिव होगा। तो ये जो ये u है ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसके निगेटिव होने के वजह से ये देखिए निगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा, ये -μ1 हो जाएगा, जिसके वजह से आपको क्लियरली ये रिजल्ट आ जाएगा। तो याद रखिएगा, हम कह रहे थे इसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह रखिए, इसको हम लिख भी दिए हैं एज ए ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट, तो ये आपका इस लेक्चर में आई थिंक कवर अप हो गया। तो अगला हम लेंस मेकर देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फॉर्मूला है इस चैप्टर का, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये समझ में आया होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।